बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमने डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस कवर किए और सेम क्वेश्चंस को हमने रिपीटेड टाइम्स क्या किया, सॉल्व किया मुख्तलिफ अजम्पशंस के साथ। सेंट्रॉइड डेप्शन के प्रॉब्लम में कुछ सिचुएशंस हैं वो आपको बताई गई थी। फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी इज 1st January to 31st December. Non-current asset was purchased on 1st May for 60,000. Expected useful life is 5 years and its expected residual value is 0. It is depreciated by straight line method. Okay. Calculate the charge for the depreciation in the year of acquisition if a proportion of a full year depreciation is charged according to the period for which asset has been held. ठीक है जी, पॉलिसी कौन सी हुई बताइए, अल्फाजों में घुमा दिया आपको बेटा, पॉलिसी कौन सी हुई? अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन का प्रपोर्शन चार्ज किया जाता है, यानी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती, पूरे साल की डेप्रिसिएशन का प्रपोर्शन चार्ज किया जाता है, मतलब पॉलिसी क्या हुई? फ्रैक्शनल हो गई ना बेटा, प्रो रेटा पॉलिसी हो गई, प्रपोर्शनेट पॉलिसी हो गई। ठीक है, ये सारे नाम है, ऐसा ही है। जवाब दो। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल 60,000 को डिवाइड कर दें किससे, 5 से, आपको मिल जाएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 12,000। यस और 60,000 को डिवाइड बाय 5 की आपको मिल जाएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 12,000। यस और नो? और 12,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 8 डिवाइड बाय 12 से। 8,000, तो 8,000 आ जाएगी इस साल की डेप्रिसिएशन। यस और नो? ठीक है, ऐसा ही है, पक्का कंफर्म? अच्छा ओके। उसके बाद अगला केस पढ़ूं बेटा, अगला केस पढ़ूं? ये तो हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं थी मेरे ख्याल से। अच्छा, एन office property cost rupees 5 million, of which the value of land is 2 million and cost of the building is rupees 3 million. The building has an estimated life of 50 years. ठीक है, यानी आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 5 मिलियन की, जिसमें 2 मिलियन कॉस्ट है लैंड की और 3 मिलियन कॉस्ट है बिल्डिंग की। तो जब लैंड की कोई लाइफ डिफाइन ना हो तो बेटा लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, करेक्ट? जब लैंड कैपिटलाइज तो होगा बतौर एसेट, लेकिन जब लैंड की कोई लाइफ ना दी गई हो तो लैंड जो होगा वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। दो किस्म की जमीनें होती हैं, एक होता है लीज होल्ड लैंड, एक होता है फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड का मतलब क्या होता है, वो जमीन जिसकी मिल्कियत भी आपके पास है, और लीज होल्ड लैंड वो जमीन जिसकी मिल्कियत आपके पास नहीं है, आपने वो जमीन लीज पे ली हुई है। तो बेटा याद रखिएगा, फ्री होल्ड लैंड, ये ऑनरशिप के लिहाज से बात हो रही है, फ्री होल्ड लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, लीज होल्ड लैंड इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि जब आप जमीन के मालिक हैं तो जमीन की कोई लाइफ डिफाइन नहीं हो पा रही कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कब तक मिलता रहेगा, इसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट टाइम, मतलब टाइम पीरियड डिफाइन ना होना, मतलब उसकी लाइफ तो होगी लेकिन उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हम उसका कब तक इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर लेंगे, करते रहेंगे। सही है ना? तो इसलिए लैंड आमतौर पे सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं होता अगर वो फ्री होल्ड हो। तो
आप कैसे पहचानेंगे लैंड फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है? पहली बात, अगर लैंड की वैल्यू दी हुई हो, उसकी कोई लाइफ ना दी हो, तो समझ जाना मतलब ये कौन सा लैंड है, फ्री होल्ड है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। करेक्ट। और अगर लैंड लैंड की वैल्यू दी हुई हो और उसकी लाइफ भी दी हुई हो, तो समझ जाना लाइफ अगर दी हुई है तो ये लीज होल्ड लैंड है, और इसको क्या करना है आपने, डेप्रिशिएट करना है। यस और नो? याद रहेगा? तो अब करना क्या है, अगर लैंड और बिल्डिंग एक साथ कैपिटलाइज हुए हुए ना, तो करना ये है कि लैंड वाले पोर्शन को डेप्रिशिएट होने नहीं देना। तो आप क्या करेंगे, 5 मिलियन में से 2 मिलियन लेस कर देंगे, जो बचा वो 3 मिलियन है। 3 मिलियन क्या है, बिल्डिंग की कॉस्ट है। बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस करें बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू, अगर कोई है नहीं है तो फिर क्या करें, इसी 3 मिलियन को डिवाइड कर दें 50 से। बोले क्या आंसर आता है? जवाब दें। 60,000। यस और नो? तो 60,000 रुपए आ गई आपकी डेप्रीसिएशन इस साल की। कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद अब ये है सवाल यहां से बड़ा अच्छा। अब देखते हैं कितने लोगों ने वो बात याद रखी जो मैंने शुरू के लेक्चर्स में समझाई। लेथ लेथ एक मशीन होती है, आप जानते हैं, लेथ मशीन जिसको कहते हैं। A lathe was purchased on 1st January 2009 for rupees 150,000। एक लेथ मशीन आपने परचेज की है, कितने की, 1.5 लाख रुपए। The plant had an estimated useful life for of 12 years। इसकी जिंदगी की लाइफ मतलब टोटल लाइफ कितनी है, 12 साल। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, निल है। यस और नो? Depreciation is charged on a straight line basis on January 1, 2015 when the net book value is rupees 75,000. The directors decide that the asset's total useful life is only 10 years। अच्छा, अब बड़ा सिंपल सा मामला देखिए, 2015 तो बहुत आगे आ रहा है ना, तो ये बताइए 2009 से लेकर 2009 से लेकर 2014 तक आपने इसको कौन सी लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा? 12 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। ये 12 साल आपके लिए क्या है, एस्टीमेट है। यस और नो? जवाब दें। ये 12 साल आपके लिए एस्टीमेट है। आप सब एक काम करो, देखो ये तो क्वेश्चन आपको आसान दिया हुआ है। 75,000 WDV आपको खुद बता दी है। अगर ये ना बताए तो ये खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिस डेट पर आपकी यूजफुल लाइफ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम एक काम करते हैं, हम 1.5 लाख रुपए को जरा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 12 से। बताइए पर ईयर डेप्शन क्या आती है? 1.5 लाख को डिवाइड कीजिए 12 से और बताइए पर ईयर डेप्शन क्या आती है। भाई 1.5 लाख एसेट की कॉस्ट है और 12 इयर्स एसेट की लाइफ है, 12,500। अब आप ये बताइए, सब लोग सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। अब सब बताइए 2009 से 2009 से 2014 कितना वक्त बनता है? 2009 से लेकर 2014 कितना वक्त बनता है बेटा, कितना टाइम बनता है, कितना अरसा बनता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 साल। तो अगर 12,500 बेटा
अगर 12,500 एक साल की डेप्रिसिएशन है तो मैं ऐसी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं? तो मैं अब तक ऐसी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं? 6। यस और नो? तो अगर मैं 12,500 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं, अगर मैं 12,500 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 75,000। ये क्या है 75,000? ये क्या है 75,000? बताइए 75,000 क्या है? इसको क्या नाम देंगे आप? अगर आप 12,500 जैसी 6 डेफिनेशन का गलत जवाब दे रहे हैं, गलत, गुमराह हो गए, सामने लिखी वैल्यू से गुमराह होगा, ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यार ये तो सम है, रेजिडुअल वैल्यू किधर है भाई? वो तो नील बोल रहा है यार, क्या कर रहे हो? सामने लिखी हुई खुली बातों से क्या कर रहे हो? घूम रहे हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? कोई बोल रहा है डब्ल्यूडीवी। क्या एक जैसी दो वैल्यू आने का मतलब क्या है कि ये वही वैल्यू है? आप अब तक गौर नहीं कर रहे हो इस बात पर कि आप 12,500 को क्या बोल रहे हो? डेप्रिसिएशन। अगर आप 12,500 जैसी 6 साल की डेप्रिसिएशन का सम निकालते हो तो उसको आप क्या बोलोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलोगे ना भाई? क्या रिस्पॉन्स दो भैया आप। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, अरे डेप्रिसिएबल अमाउंट, फिर गलती बेटा। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल अमाउंट है। 1.5 लाख ही डेप्रिसिएबल अमाउंट है यार, क्या कर रहे हो? इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलो। देखो मैंने सिंपल सवाल किया, सामने हुआ क्या है? हुआ ये है कि सामने लिखे हुए 75,000 ने तुम्हें गुमराह कर दिया। तुमने वो 75 देखा है और जो मैं तुम्हें 75 बताना चाहता हूं, तुमने वो वाला 75 नहीं देखा बेटा। मैंने बोला 1.5 लाख को डिवाइड बाय 12 करो, तुमने डिवाइड बाय 12 किया, तुमने आंसर निकाला 12,500। मैंने पूछा ये क्या? तुम सबने बोला डेप्रिसिएशन। मैंने कहा अब तक इसको खरीदे हुआ कितना वक्त हो गया? जवाब मिला 6 साल। मैंने कहा अगर मैं 12,500 जैसे 6 बैलेंस का कर लूं, सम कर लूं, तो आंसर क्या मिलेगा? आपने बोला डब्ल्यूडीवी। क्यों? क्योंकि आपने 75 को सामने देखा। तो भाई आप ये वाला 75 निकाल रहे हो? नहीं, आप तो 6 साल की डेप्रीसिएशन का सम कर रहे हो कि अब तक आप इस एसेट पर कितनी डेप्शन चार्ज कर चुके हो। कितनी कर चुके हो? इत्तेफाक से वो भी 75 ही है। तो ये जो मैं 75 आपसे पूछ रहा था उसको क्या बोलोगे बेटा? अब बोलो सही से। 12,500 को मल्टीप्लाई बाय 6 करूं, यानी उसका 6 बार सम करूं, इसको क्या बोलोगे बेटा आप लोग? इसको आप लोग बोलोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब बताओ कॉस्ट कितनी? अब बताओ कॉस्ट कितनी? एसेट की कॉस्ट कितनी? अरे बेटा एसेट की कॉस्ट कितनी? 1.5 लाख रुपए। एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी? 75,000 रुपीज। तो जब मैं कॉस्ट में से लेस कर रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जब मैं 1.5 लाख में से 75,000 को बतौर अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस कर रहा हूं, तो अब डब्ल्यूडीवी जो बचा वो डब्ल्यूडीवी है बेटा। जो बच रहा है वो डब्ल्यूडीवी है। यस और जवाब दो। अब मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा था? तो ये 75 ने आपको परेशान कर दिया। आप बात सुनते कम हो और आपके दिमाग में जो आ रहा होता है उसको पहले रखते हो। अच्छा अब आपसे सवाल है,
अगर जो लाइफ का हिसाब आपके पास पहले था उसके हिसाब से एसेट की टोटल लाइफ 12 साल थी, 12 में से कितने कंज्यूम किए? यानी इसको हम बोलेंगे ओल्ड एस्टीमेट ऑफ लाइफ। कि ओल्ड एस्टीमेट ऑफ लाइफ जो था वो क्या था, 12 साल था। इसमें से लेस कर दो क्या, लाइफ कंज्यूम्ड, इसमें से लेस कर दो क्या, लाइफ कंज्यूम्ड। कितनी कंज्यूम की, 6 साल, बची कितनी, 6 साल। यस और नो, जवाब दो। तो अगर एसेट का टोटल लाइफ 12 साल ही था और 6 साल हम कंज्यूम कर चुके हैं तो बची लाइफ कितनी, 6 साल। लेकिन आज हमें पता लग रहा है न्यू एस्टीमेट के हिसाब से कि जिस वक्त हमने स्टार्ट में एसेट की लाइफ को 12 साल माना, उस वक्त जो है वो लाइफ जो थी 12 साल नहीं थी बल्कि 10 साल थी। तो जिस पॉइंट पर हमने 12 साल माना उस पॉइंट पे अगर हम लाइफ क्या मानते, 10 साल मानते, क्योंकि टोटल लाइफ बोला है ना, टोटल टोटल मतलब पहले टोटल का एस्टीमेट 12 था, अब टोटल का एस्टीमेट क्या है, 10 है। तो कंज्यूम तो मैंने कितने किए, कंज्यूम तो मैंने पूरी 6 साल किए ना, लेस लाइफ कंज्यूम्ड कितनी, 6 साल। तो अब अगर टोटल लाइफ 12 साल नहीं है बल्कि 10 साल है तो लाइफ में कमी कितनी आ रही है, 2 साल से। अगर टोटल लाइफ 12 साल होती और 6 साल कंज्यूम होते तो रिमेनिंग लाइफ 6 साल होती। लेकिन अगर मैं टोटल लाइफ 10 साल मान लूं, उसमें 6 कंज्यूम मान लूं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बच रही है, अब 4 साल। इसका मतलब जो टोटल लाइफ में कमी आ रही है ना, वो कमी में कहां अज्यूम कर रहा हूं, अब रिमेनिंग लाइफ के अंदर। कि अगर टोटल लाइफ में रखता हूं पहले वाली तो रिमेनिंग लाइफ होती 6 साल, लेकिन अगर मैं टोटल लाइफ रख रहा हूं न्यू वाली तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है बेटा, 4 साल। यानी मतलब अब एसेट की जिंदगी जो है मजीद 4 साल है 2015 के स्टार्ट से। 15, 16, 17 और 18 बस। तो अब क्या करो, जो रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसकी सिस्टमैटिक एलोकेशन कर दो किस पर, 4 साल पर। क्या ये आपको नहीं सिखाया मैंने, कंडीशनल फार्मूला, सिचुएशन बेस्ड फार्मूला, बताओ। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आफ्टर चेंज इन यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ताकि क्या मिल जाए, डब्ल्यूडीवी मिल जाए। इस तरह लिख रहा हूं जानबूझ के फार्मूले को ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। माइनस व्हाट, रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय व्हाट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब आप मुझे बताओ, कॉस्ट माइनस डब्ल्यू, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन का डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो तो ऑब्वियसली बराबर होगा डब्ल्यूडीवी के। तो फार्मूला वही बन गया ना हमारा, डब्ल्यूडीवी माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग। भाई रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका मुझे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अप्लाई कर दो इस फार्मूले को बेटा। तो डब्ल्यूडीवी आपको डायरेक्ट दी हुई है ना कितनी, 75,000। अगर ना दी हुई तो आपको निकालना आती ना, 1.5 लाख में से लेस करते अक्यूमुलेटेड, डेप्शन मिल जाती डब्ल्यूडीवी। और रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0 है। जब 75,000 में से रेजिडुअल वैल्यू क्या की, 0 माइनस की, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट भी 75,000 बना, रिमेनिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट। और इस रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट को कितने अरसे में डेप्रिसिएट होना है, 4 साल।
तो अब बताओ, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो अब आपकी पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 18,750। बड़ा सिंपल सा मामला है, इसमें क्या परेशानी वाली बात, आप मुझे बताइए। ये सब बातें आपको मैंने सिखा दी थी या नहीं सिखाई थी, बताइए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर सबको? इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट नौयत के हैं और खतरनाक लेवल के भी क्वेश्चन हैं। अब इसमें एक ट्रांजैक्शन आपने सीखनी है, वो है डिस्पोजल। वो डिस्पोजल सीखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इनको कवर कर सके। क्योंकि इसमें कुछ एरर्स के क्वेश्चन भी, उनकी वैरायटी डिफरेंट है। ये सारे पास्ट पेपर्स हैं आई कैप के जो चल रहे हैं आपके सामने, ये सारे पास्ट पेपर्स हैं और ये अपने अपने लेवल के बड़े आला किस्म के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। 12, ये आपको मैंने कल हैंडआउट दे दिया था, इसको भी आपने देख लिया होगा उम्मीद है। ठीक है जी, कोई जल्दी से इसको भी देख लें आप लोग। हाँ जी, डेप्रिसिएशन मेथड्स। अ बिजनेस परचेजेस अ कंप्यूटर, एक बिजनेस एक कंप्यूटर परचेज करता है फॉर ₹5,760। कितने का परचेज करता है? 5,760 का। ठीक है, it is estimated that it will have a useful life of 5 years and residual value of ₹1,260. The state line deduction is charged each year. What is the net book value at the end of year 2? क्या मांग रहा है आपसे? क्या मांग रहा है आपसे? ईयर 2 के एंड पर डब्ल्यूडीवी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले साल के एंड पे नहीं। तो आप क्या करें, सिंपल सा एक काम कर लें, एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दें 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब आप एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जवाब दें, तो क्या मिल जाएगा आपको? चलें सब लोग कैलकुलेटर उठाएं, 5,760 में से 1,260 क्या करें, माइनस करें। क्या आंसर आया? 4,500। 4,500 को डिवाइड बाय 5 करें, पर ये डेप्शन कितनी आ गई? 900 रुपए।
900 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। अगर 900 एक साल की डेप्शन है तो 2 साल की डेप्शन का सम कितना हुआ, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी हुआ 1800, कॉन्ट्रा कितना हुआ 1800। अब एक काम करें 5760 की कॉस्ट में से लेस कर दें क्या 1800 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी दूसरे साल के एंड पर कितनी बेटा 3960। तो 3960 रुपए जाएंगे कहां पर बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो बताइए, कोई मुश्किल बात है? किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो तो बोल दीजिए भाई। अच्छा जी ओके। उसके बाद a business buys a machine of rupees 72,000 and depreciate it at the rate of 10% per year using reducing balance method. What is the depreciation charge for the second year of the machine use? बताइए दूसरे साल की डेप्ट। देखें अगर मैं बोलता हूं 2 साल की डेप्शन का सम क्या, तो मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्शन होगा, लेकिन बोलते हैं नहीं बताओ आपने दूसरे साल में कितनी डेप्शन चार्ज की, कितना इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। तो अब इस तरह सोचें आप, 72,000 का 10% निकल गया, कितना बचा 90%। ये डब्ल्यूडीवी है पहले साल के एंड पर। यस और नो, यस और नो। और जो बचा उस पर लगा दिया आपने 10%। तो 72,000 को अगर आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं 0.9 से, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे 0.1 से, तो आंसर क्या आएगा 6,480। यस और नो। तो आपको मिल जाएगी सेकेंड ईयर की डेप्शन। मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैंने आपको सिखाई ना। हाँ भाई सबके पास आंसर हैं, जवाब दें। और अगर इस केस में एग्जामिनर हमसे ये पूछता ना बताओ सेकेंड ईयर की डब्ल्यूडीवी क्या, तो वो भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे 72,000 इंटू 0.9 की पावर 2, डायरेक्ट वो आंसर मिल जाता जो कहां जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो, रिस्पॉन्स करो। तो कौन सा सेकेंड ईयर की डेप्शन कितनी है 6,480। जवाब दीजिए। ऐसे ही क्लियर। चलिए ओके। डब्ल्यूडी बड़ी आसान है यार, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 2। एक तो डब्ल्यूडीवी ये है कि यार पहले साल की डेप्शन 7,200, दूसरे साल की डेप्शन 6,480, दोनों का सम करके बताओ कितना बना उजैफा। पहले साल की डेप्शन 7,200, दूसरे साल की डेप्शन 6,480, दोनों का सम कितना हुआ। इसको कॉस्ट में से लेस करो उजैफा, 72,000 माइनस 13,680, बताओ डब्ल्यूडीवी कितनी आती है 58,320। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब एक काम करो 72,000 टाइप करो, मल्टीप्लाई करो 0.9 की पावर 2 से। 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 की पावर 2, चेक करो आंसर क्या आता है। आरबीएम है ना, तो आरबीएम पर हम आरबीएम में हम डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी भी जम कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड हो। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आप लोगों से बेटा, जवाब दें। चलिए देख लें जल्दी जल्दी इसको भी। पार्क फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड acquired a food processing machine
of rupees 750,000 on February 28, 1995. The machine is estimated to have a useful life, machine is estimated to have a residual value of 30,000 at the end of its service life, which is estimated at 6 years. The machine's working hours are estimated at 25,000 and its production is estimated at 400,000 units. During 1995, the machine was operated for 4,200 hours, produced 80,000 units. Compute what? Depreciation is straight line method, सर्विस आवर्स मेथड, प्रोडक्शन आउटपुट मेथड. ये तीन तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे. सबसे पहले क्या करो, जल्दी सब लोग जल्दी जल्दी. 7.5 लाख कॉस्ट माइनस 30,000 रेजिडुअल वैल्यू, क्या बचा? 7,20,000. ये 7,20,000 क्या है? ये 7,20,000 क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट. इसको डिवाइड बाय 6 कर दो तो क्या मिल जाएगी आपको? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 1,20,000. ये स्ट्रेट लाइन में आंसर आ गया फुल ईयर पॉलिसी के तहत. ऐसा ही है. अच्छा, अब उसके बाद आगे बात करें सर्विस आवर मेथड. तो अब क्या करो, अगर आप सर्विस आवर मेथड यूज करना चाहते हो यानी प्रोडक्शन आवर मेथड इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको भी फॉलो करो. तो कॉस्ट कितनी है? 7.5 लाख. 30,000 क्या है? रेजिडुअल वैल्यू. डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आया? 7,20,000. उसको डिवाइड कर दो 25,000 आवर्स से. 7,20,000 डिवाइड बाय 25,000, क्या रेट आया? 28.8. ये क्या है आपकी पर आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद 28.8 आ गया ना आंसर. उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4,208 जो आपने कंज्यूम किए हैं. बेटा हमारा अभी फोकस करो कैलकुलेशन पर प्लीज. 1,20,960. ये ऐसे सवाल है जिनको बाद में निपटा सकते हैं. 1,20,960 ये आ गई आपकी. देखो बेटा, आपको एक बात सुनो सब लोग, पीएचएम और यूपीएम के अंदर तो कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता किस चीज का, फ्रैक्शनल और फुल ईयर पॉलिसी का. उसमें तो जितने आवर्स कंज्यूम किए उसी के हिसाब से क्या होगा, डेप्शन चार्ज होनी है. तो फ्रैक्शनल और फुल ईयर पॉलिसी सिर्फ वहीं आ सकती है जहां पर लाइफ जो इन ईयर्स हो. मतलब फ्रैक्शनल या फुल ईयर पॉलिसी की बहस कहां पर होगी? स्टेट लाइन में होगी, आरबीएम में होगी, एसवाईडीएम में हो सकती है बस. इसके अलावा यूपीएम और पीएचएम में फुल ईयर और फ्रैक्शनल की बहस नहीं हो सकती, क्योंकि यूपीएम और पीएचएम के अंदर तो क्या है, जितना आपने यूज किया उतना ही आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना आपने प्रोडक्शन लिया उतना आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना आपने आवर्स कंज्यूम किए उतना ही आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं. ओके बेटा. और फिर आगे चल के मैं बता दूंगा जहां कुछ ना लिखा हो वहां क्या अज्यूम करना है. इसकी मैं आराम से बात कर लेता हूँ, टेंशन ना लो. अच्छा जी, अगला हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन आउटपुट मेथड. 7.5 लाख कॉस्ट है, 30,000 रेजिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आ गया? 7,20,000. डिवाइड कर दो 4 लाख यूनिट से. तो अब आंसर क्या आया? 1.8. 18 कहाँ आया? 18 नहीं आया. देखो 40,000 से डिवाइड तो नहीं कर दिया, 4 लाख से डिवाइड करना है. 1.8 आंसर आ गया. तो मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस होने से मशीन 1.8 रुपीज से क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है. आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस कर दिया? 80,000. 80,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से. $144,000. सही है. तो आपके सारे आंसर आ रहे हैं, मैं तो वर्बली वेरीफाई कर रहा हूं. आप मुझे बताइए इसमें कोई परेशानी वाली बात है या मुझे कुछ लिखने की जरूरत हो तो बोलिए. अच्छा जी, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. पहला साल है तो एक काम करें, सम निकाल लें. 6 + 5 + 4
प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा 21। और पहले साल जो रेट होगा वो 6 डिवाइड बाई 21 के बराबर होगा। यस और नो? पहले साल का जो रेट होगा 6 डिवाइड बाई 21 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और अगर कोई 21 सम निकालना चाहता है फॉर्मूला n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 2, तो 6 इंटू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 6 42 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आया 21। याद है ना फॉर्मूला वो वाला? सम निकालने वाला फॉर्मूला याद है ना? ड्राइव भी समझाया था कैसे हुआ था। अच्छा जी ओके। अब क्या किया आपने बोलिए? तो एस वाई डी एम में पहले साल का रेट जो है वो क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 21। तो 7.5 लाख कॉस्ट है, 30,000 रेसिडुअल वैल्यू है, बचा कितना 7,20,000। 7,20,000 को डिवाइड बाय 21 करें, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, 205,714 आंसर आ गया बेटा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मुझे जवाब दें। सही है। अब उसके बाद नंबर 4 आपके पास क्या है? डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है। और रेट कितना है बेटा 35%। तो आरबीएम में रेट हमेशा किस पे लगता है पहले साल? कॉस्ट पर, भले रेसिडुअल वैल्यू हो या ना हो। 7.5 लाख का निकाल लें 35%, 262,500। सही है बेटा। ये आ जाएगी आपकी, मतलब पांचों मेथड्स के जरिए क्या मिल गया आपको? मिल गई डेप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या है? डिस्पोजल है, डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या है? डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लें आप लोग पहले, उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको डिस्पोजल सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। वो आंसर हम निकालते हैं बेटा, फिक्र ना करो। मैंने इसलिए भी आंसर नहीं निकालना 5 का, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिस्पोजल है। 5 और 6 दोनों डिस्पोजल। ठीक है। अब ये बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? क्या क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? यार स्टेट लाइन में तो डेफिसिट करना है आपने इसको यार। हाँ, अब हम्माद के सवाल का जवाब देते हैं बेटा। हम्माद देखो बेटा, जवाब दो मैं आपके सवाल का। हम्माद देखो, हम्माद ये क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम रीड करते हैं तो इसमें जनवरी 1 2003 को एक मशीन परचेज की 1400, फिर 2004 में एक दो मशीन परचेज की 1 जुलाई पर, फिर एक मशीन परचेज की अक्टूबर पर। 2006 के अंदर 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज की 400 रुपए। देख रहे हो ना बेटा? इसे हम बोलते हैं प्रॉपर डेट्स, मतलब एग्जामिनर ने आपको ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डेट्स दी हुई है।
अच्छा, अब अगर ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर खामोशी इख्तियार करेगा तो उसकी खामोशी का मतलब ये है कि वो खामोश रहते हुए भी आपसे कौन सी पॉलिसी चाह रहा है, फ्रैक्शनल पॉलिसी। पहले तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर लें कि उसमें कोई गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई गाइडेंस अवेलेबल ना हो तो फिर आप देखें क्वेश्चन के अंदर क्या हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डेट है। अगर किसी एक भी ट्रांजैक्शन की डेट प्रॉपर ना हो ना, फिर मसला हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो अगर हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डेट मौजूद है तो फिर आप क्या करो, फिर आप क्या फॉलो करोगे बेटा, फ्रैक्शनल पॉलिसी। समझे हो बात को? ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम नहीं बताएंगे एग्जामिनर को, गलती हो जाएगी बेटा। अगर एग्जामिनर ने आपको हर चीज की प्रॉपर डेट दी हुई है तो उसकी इंप्लाइड अजम्पशन है कि ये फ्रैक्शनल पॉलिसी है, बगैर बताए। पर हम नहीं बताएंगे उसके अंदर। ठीक है, आपको एग्जामिनर की खामोशी का मतलब भी समझना पड़ेगा बेटा। एग्जाम, खैर ये वाला क्वेश्चन तो बोल रहा है नीचे, क्या बोल रहा है, depreciation is over 10 years using a straight line method, machines being depreciated for proportion of the year that they are owned। तो मतलब यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, फ्रैक्शनल पॉलिसी की बात कर रहा है। यस और नो, बताइए बेटा आप। ये तो आपके सामने बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए आप लोग बेटा। इसका मशीन अकाउंट बनाइए, कॉस्ट कैपिटलाइज होगी 1400, पहला साल बैलेंस शीट 1400 आएगा। फिर बीडी होने के बाद 1200 कैपिटलाइज होगा, फिर 1000 कैपिटलाइज होगा। अगर एक ट्रांजैक्शन डेट मेंशन है बाकियों की मेंशन नहीं है तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली फुलियर बन जाएगी ना। कोई भी पॉलिसी होगी वो सब पे अप्लाई होगी कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं हो सकता एक एसेट फुल ईयर पे डेबिट हो रहा और एक फ्रैक्शनल पर, ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। ठीक है, समझे बात को या नहीं? तो मैंने क्या बोला, जितने क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे ये बात आपके सामने खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी। तो इस बात की टेंशन लेनी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मसला प्रैक्टिस खुद ब खुद हल कर देगी बेटा। ठीक है, बात क्लियर है? कौन सा पहला वाला बेटा? वो तो खरीदा ही जनवरी में है ना यार। हाँ, वहां मैंने जानबूझ के फुल ईयर किया है, इसलिए कि उसमें जो है वो 28 फरवरी का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो अब 28 फरवरी में अब ये कि फरवरी का मंथ काउंट करें ना करें फिर ये मसला है। तो वो वहां मैंने इग्नोर कर दिया इस बात को। लेकिन एक प्रॉपर क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की तरह, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा। ठीक है, आप चाहें तो उस केस में, ऊपर वाले केस में स्ट्रेट लाइन वाली डेफिनेशन को आप 10 मंथ्स की डेफिनेशन चार्ज कर लें। ठीक है, मल्टी जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 कर दें, फ्रेक्शनल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरह आरबीएम वाले आंसर को करते हैं, इसी तरह एसवाईडीएम वाले आंसर को कर, लेकिन एक एसवाईडीएम में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। पर तो बस आरबीएम और एसएलएम को आप फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? सही है। चलें, तो अब ये आप कुछ क्वेश्चंस करें। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए थे इधर से?
आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा सब उन सब में डिस्पोजल मौजूद है। बहरहाल तो अभी तो आप जो जिन लोगों ने क्वेश्चन 7 नहीं किया वो कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसमें फर्दर कल डिस्पोजल करवा दें आपको, तो फिर फर्दर आपसे बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।